चलिए, गुड नून टू ऑल ऑफ यू। सबको स्क्रीन विजिबल है, आवाज आ रही है? चलिए, सबसे पहले तो अपन लोग अभी आज की क्लास में जो पढ़ाया जाएगा वो देखेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी आप लोग क्वेरी या कोई क्वेश्चन वाला इशू है वो क्लास के बाद अपन लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें जैसा कि लास्ट क्लास अपनी हुई थी 5 मार्च को, तो अपन लोगों ने इस दिन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। इट इज उसमें एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर की अपन लोगों ने बात करी थी, ठीक है ना। और उसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशंस, जो इसमें इक्वेशंस आती हैं उसकी बात अपन ने करी सबसे पहले। देन आफ्टर दैट उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया था, ठीक है ना। तो ये तो हो गया था लास्ट क्लास में। उसी के साथ अपन लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन टर्म पढ़ा था। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आप सभी को पता है कि जब भी कभी अपन लोग ट्रांसफार्मर को सबसे पहले एक नो लोड कंडीशन पे लेते हैं, तो जो भी आपका ड्रॉप रहेगा कहां से, नो लोड से फुल लोड के लिए, उस ड्रॉप को अपन क्या बोल के चलते हैं, वी कैन से दैट ड्रॉप एज अ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है ना। इसी तरीके से इसको जब अपन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन, जो आपका उसमें विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस जो आपकी इक्वेशन आएगी वो इसमें आएगी। उसके बाद देन आफ्टर दैट फेजर डायग्राम के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था अपन लोगों ने, तो इसको मैं आज ओपन करूंगा आप लोगों को 1 वीक के लिए। ठीक है। अब आज की क्लास जो है, इन टुडेज क्लास लॉसेस भी अपन लोग दे चुके हैं। तो फॉर टुडे क्लास 15 मार्च द टॉपिक इज ऑफ एफिशिएंसी। देखिए, एफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का। चाहे अपन बोल लें इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एक एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी की। ठीक है। तो द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय द टर्म ईटा। जब कभी भी अपन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो एफिशिएंसी को अपन टर्म इंडिकेट करेंगे इसको ईटा से। और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कितना आपको आउटपुट मिल रहा है और कितना आपको इनपुट मिल रहा है। मतलब एफिशिएंसी इंडिकेटेड बाय द आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ठीक है ना। जैसे कि अपन अपनी बात कर लें कि कोई सा भी आपको मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, मान लो आपको मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन सेकंड आया, ठीक है ना। अब आपने कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़े, कौन कौन से क्वेश्चंस अपने अंदर लिए, मतलब आपके इनपुट लिए, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपने उसमें सॉल्व किए। तो जो आपने सॉल्व किए, अगर आपने 20 में से 20 सॉल्व किए तो वो इसका मतलब क्या है, आपके 20 मार्क्स आए हैं। इट मीन्स दैट कि उसमें आपका जो सिस्टम है वो आपका 100% सिस्टम है। ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट में कोई डाउट तो नहीं। जैसे कोई सा भी एक ट्रांसफॉर्मर मैंने यहाँ बनाया, अपन ट्रांसफॉर्मर का एक्स और उसके ऊपर MER ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये है आपका इनपुट पावर, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पे इसके साथ ही आपका आउटपुट पावर। क्लियर? अब इसमें एक चीज और आती है कि जब भी अपन कभी भी इसमें इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो इसके साथ एक टर्म और निकलता है, जिसको अपन किससे इंडिकेट करते हैं, कोई बताएगा? इनपुट पावर और आउटपुट पावर के साथ और क्या टर्म अवेलेबल रहता है, बताओ बेटा। लॉसेस। क्या? हीट? नहीं, गलत। और बताओ, और कोशिश करो। कॉपर एंड आयरन लॉसेस। लॉसेस, वेरी गुड। जब भी कभी आपकी ऐसी बात होती है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके एक लॉसेस भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। लॉस कौन सा आपका, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। इट मीन्स दैट कि अपन अब एफिशिएंसी को जो इंडिकेट करेंगे, वी कैन ऑल्सो टर्म द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, देयरफॉर द एफिशिएंसी, आप लोग भी साथ में लिखते चलिए, द एफिशिएंसी इंडिकेटेड बाय द
आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर, मतलब इनपुट को मैंने क्या कर दिया है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, losses. लॉसेस, ठीक है, प्लस लॉसेस। क्लियर? आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस हो जाएगा। इट मींस दैट जो आपका टोटल, अब आपका, और अब अपन लॉसेस को भी हम बाइफरगेट कर देंगे। इट मींस दैट द एफिशिएंसी इंडिकेटेड बाय द आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस आयरन लॉसेस, जो भी आपका इसमें लॉसेस का टर्म है। अब अपन इस लॉसेस के टर्म को क्लासिफाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अपन जानते हैं कोर लॉस और कॉपर लॉस होता है। कोर लॉस इट मींस दैट कि आपका कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका आयरन लॉसेस प्लस सीयू लॉसेस, मतलब कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो फाइनली जो आपका अब टर्म आएगा इसमें, जिससे अपन एफिशिएंसी को इसमें इंडिकेट करेंगे, ये आएगा आपका एफिशिएंसी इज इक्वल टू V2I2 cos फाई। V2I2 क्यों लिया, क्योंकि अपन इसमें आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जब अपन लोड कनेक्ट करेंगे, करंट आपका इसमें फ्लो होगा, आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा और करंट जो आपका इसमें अवेलेबल रहेगा, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो cos फाई एंगल से अपन इसका आउटपुट पावर लेंगे। V2I2 cos फाई डिवाइड बाय V2I2 cos फाई प्लस P आयरन प्लस P कॉपर। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लास आगे बढ़े बेटा। ठीक है, लिख लिए सब लोगों ने? मान लीजिए ये जो है इसको मैं मान रहा हूं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि वी विल सी दैट इफ देयर इज अ, ये तो क्या हो रहा है कि ये अपने पास अगर कोई फुल लोड दिया हुआ है, मतलब न्यूमेरिकल में वो गिवन रहता है कि जो आपका लोड है वो फुल लोड है, हाफ लोड है, 1/4 लोड है, तो वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल में, और जो अपन उसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल को। तो अभी अपन ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि अभी आउटपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर प्लस P आयरन प्लस P कॉपर। अब मान लीजिए कि आपको बोला गया है इफ स्मॉल x is the fraction of the full load। ठीक है ना, ये स्मॉल x is the fraction of the full load। it means that कि अब जो आप एफिशिएंसी इंडिकेट करेंगे ना, वो आप x के टर्म पे करेंगे। समझ आया? therefore value of eta in term of x is equal to x multiply by output divide by x, मतलब जो भी आपको लोड दिया होगा उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले पावर के साथ, प्लस आपका जो आयरन लॉस रहेगा वो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि आयरन में आपका हिस्टैसिस लॉस और एडी करंट लॉस है। अब जो आपका कॉपर लॉस है, आपका कॉपर लॉस आपको क्या मिला है, वी कैन डिफाइन द कॉपर लॉस को अपन किससे इंडिकेट करते हैं, वी कैन डिफाइन द कॉपर लॉस इन टर्म्स ऑफ I²R लॉस, इसी से करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू उस कॉपर लॉस में स्क्वायर टाइम्स हो रही है, इट मींस दैट जो भी आपका फ्रैक्शन गिवन रहेगा वो फ्रैक्शन भी यहाँ पे आपका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, जैसे आपने इक्वेशन में देख रहे हैं। हेंस द फाइनल इक्वेशन इज, जो आपका एफिशिएंसी निकल के आएगी x इंटू V2I2 cos फाई डिवाइड बाय, सो cos फाई 2 भी कर सकते हो क्योंकि अपन सेकेंडरी पावर की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय V2I2
cos phi 2 प्लस P आयरन एज इट इज रहेगा प्लस x स्क्वायर टाइम्स ऑफ P कॉपर। तो P कॉपर क्या होता है आपका I2 स्क्वायर R। ठीक है, समझ आया आपको? तो जब भी कभी अपन एफिशिएंसी की बात करेंगे, अगर आपको लोड गिवन नहीं है, मतलब फुल लोड ही है, मान लीजिए ये वाला जो कंडीशन है ना इक्वेशन 1, दिस कंडीशन इज फॉर फुल लोड कंडीशन। ठीक है ना, जब फुल लोड आपका गिवन रहेगा आपका, तब आप ये वाली इक्वेशन इसमें सॉल्व इसको आप लेके चलेंगे। और जब कोई सा भी आपको फ्रैक्शन लोड दे दिया गया है, फ्रैक्शन लोड दे दिया गया है, इससे मतलब ये है कि आपका कोई सा भी हाफ लोड या 1/4 लोड आपको गिवन है, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जो इक्वेशन नंबर 1 एक ये हो गया, और सेकेंड जो आपका आया है अब आपका दिस इज दिस वन, एफिशिएंसी एट फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ फुल लोड, जो भी आपका उसको फ्रैक्शन गिवन रहेगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो वो डिपेंड करेगा फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी भी इसमें कंफ्यूजन, अगर आपको सिंपल यही वाली इक्वेशन नंबर 2 ही याद करनी है, तो आप कुछ नहीं करिए। जब आपका x इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड होगा और फुल लोड कंडीशन ही है, तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताएगा? 1। तो जब अपन 1 पुट करेंगे तो भी आपका ही आएगा V2I2 cos 5 डिवाइड बाई V2I2 cos 5 प्लस P आयरन प्लस P कॉपर। जो P कॉपर में जो वैल्यू आपकी गिवन है इसमें आपका, वो आपकी I2 स्क्वायर आ रही है। वी कैन डिटरमाइन द एफिशिएंसी। We can determine a transformer efficiency. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? और फॉर फुल लोड कंडीशन के लिए, फॉर फुल लोड कंडीशन अपन सभी को पता है कि अपन क्या करेंगे, पुट S इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ आया सबको? यस। थोड़ा जोर से बोलो जो भी बोल रहा है यार। क्या डाउट है, पूछो। बेटा कॉपर लॉस क्या होता है निखिल? कॉपर लॉस जो कि मतलब वाइंडिंग है सर, उसमें तो लॉस हो रहा है। वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग? ठीक है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कॉपर लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों वाइंडिंग में आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है ना? अब क्योंकि आपका यहाँ पे अगर आपका एक्स फ्रैक्शन अपन ले रहे हैं, लोड का मतलब ये है कि जब भी आप करंट को कनेक्ट करेंगे, तो जहां जहां आपका करंट का टर्म आएगा, वहां वहां आपका फ्रैक्शन टर्म आएगा। अब वो फ्रैक्शन टर्म स्क्वायर के टर्म में आ रहा है या एक्स के टर्म में आ रहा है, ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि उस टाइम पे उस करंट की वैल्यू या उस करंट का जो लोकेशन है वो कैसा है। जैसे मान लो मेरी आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर इज V2I2 cos phi 2। ठीक है ना? इट मीन्स दैट कि करंट वहां पे सिंपल आपका I2 है, तो वहां पे मैंने क्या कर दिया, उस I2 के अकॉर्डिंग जो फ्रैक्शन था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? ऐसे ही मैं अगर कॉपर लॉस में ले रहा हूं, तो कॉपर लॉस में मेरे को ये पता है कि करंट का उसमें स्क्वायर होगा, मतलब लोड का स्क्वायर होगा। तो जो भी आपका फ्रैक्शन हो रहा है, तो उस फ्रैक्शन का भी स्क्वायर आपका होगा वहां पे। इसीलिए यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, I2 स्क्वायर के साथ अपन x का स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब उस फ्रैक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं जो भी फ्रैक्शन वहां पे गिवन है। समझ आया निखिल? किसी और को डाउट इस इक्वेशन नंबर 2 में?
अगर कोई फ्रैक्शन नहीं दिया होता तो आप सिंपल डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जो भी आपका आउटपुट पावर और इनपुट पावर जो लॉसेस गिवन है उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके फ्रैक्शन पे, तो वो अभी अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे और उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज है ये। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। सर इसमें एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी क्या? एक्स की वैल्यू देखो, अपना एक्स की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, या तो आपकी एक्स की वैल्यू 1 रहती है, ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं नीचे लिख रहा हूं सबसे नीचे वाली लाइन में, अगर आपको हाफ लोड दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर हाफ लोड दिया हुआ है तो वहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना, और आपको मान लीजिए 1/4 लोड दे दिया है, तो वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसके वहां पे हो जाएगी x = 1/4। ये बेसिकली ये तीन ही पैरामीटर रहते हैं, या तो x = 1 रहेगा, या x = 1/2, या x = 1/4। इन तीन के अलावा ज्यादा लोड नहीं आता। लोड से मतलब ये है फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, मतलब हाफ लोड आपको दिया हुआ है। जब भी इसके जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो वो जब आप करोगे ना तो और न्यूमेरिकल इसका छोटा सा अपन करेंगे सॉल्व, तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या आप लोग भी देख के देखना है इसको बुक में एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल, तो उससे भी समझ आ जाएगा। आगे बढ़ूं मैं अब। ठीक है, मधुसूदन, डाउट क्लियर है आपका? यस सर। चलिए, अब इसके बाद एक और इसमें आता है, अपन को एफिशिएंसी तो मिल गई, अब एक कंडीशन होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब आपको एफिशिएंसी बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगी। कोई बताएगा वो कंडीशन क्या होगी? एनीवन फॉर क्लास? The losses will be zero. थोड़ा जोर से बोलो गरिमा। Sir, when the losses will be zero. लॉसेस विल बी जीरो, वेरी गुड। अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉस जीरो कैसे होंगे? आयरन लॉस और कॉपर लॉस इस इक्वेशन में जीरो कैसे होंगे? और एफिशिएंसी मैक्सिमम कैसी होगी? फिर इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बताएगा तो बताओ, मैं डेरिवेशन जब तक इक्वेशन लिखता हूं। कैन एनीवन? नो लोड की कंडीशन में वो वो लगेगा नहीं तो करंट भी पास होगा। क्या बोला, मेरे को समझ नहीं आया यार। मतलब नो लोड की कंडीशन में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। हाँ, नो लॉस तो आप सही कह रहे हो, कंडीशन मैक्सिमम होगा, लेकिन वो होगा कैसे? नो लॉस नहीं बोला, नो लोड Loss should be equals to iron loss. नो लोड? अरे यार, अगर नो लोड कंडीशन आप लेंगे बेटा तो वो तो फिर ट्रांसफार्मर वो अपना ऑन वर्किंग कंडीशन। नो लोड तो सिर्फ अपन ट्रांसफार्मर को समझने के लिए करते हैं। प्रियंका लिखर ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जब आयरन लॉस की वैल्यू और कॉपर लॉस की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएंगी, तब इसका मतलब ये है कि वहां पे आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। तो उसके छोटा सा उसका एक डेरिवेशन है, तो वो लोग आप लोग एक बार ड्राइव कर लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जो I2 की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे दोनों जगह, तो ऊपर जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका V2 cos phi 2 डिवाइड बाय V2 cos phi 2 प्लस P आयरन अपॉन I2 प्लस I2 टाइम्स ऑफ RES। ठीक है, I2 टाइम ऑफ RES कैसे हुआ? बिकॉज सिंस यहाँ पे कॉपर लॉस क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस इज इक्वल टू I2 स्क्वायर RES। इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों को समझ आई कैसे आई? या मैं इक्वेशन नंबर ए अगर लिख दूं तो आपको समझ आए इक्वेशन नंबर ए कैसे आई अपनी? कोई डाउट तो नहीं? No, sir.
अब मुझे आप ये बताओ, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कंसेप्ट किसी भी चीज को अपन मैक्सिमम कब रखते हैं? So dy by dx 0 for differentiation. हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे ये कंडीशन पुट करनी है कि एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम, वो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी इफ डिनोमिनेटर इज मिनिमम। ये कंसेप्ट होता है, इफ डिनोमिनेटर इज मिनिमम। Yes, sir. ठीक है, डिनोमिनेटर इज मिनिमम का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू है आपकी उसका जो आपने एफिशिएंसी यहाँ पे ली हुई है उसकी वैल्यू को अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ करंट, और उसको क्या है, उसको अपन को 0 को इक्वल पुट करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ d अपॉन di2, ये किसकी वैल्यू का, ये किसको अब कर रहे हैं अपन, एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट v2 cos phi 2 प्लस pi बाय i2, मतलब न्यूमरेटर को नहीं लिया है यहाँ अपन ने, यहाँ पे अपन ने डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको लिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट इस इक्वेशन में? सिंपल कंसेप्ट है आपका डिफरेंशिएशन का कि अगर आप उसके डिनोमिनेटर को मिनिमम कर दोगे, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करके आप कर लोगे, तो वहां पे आपकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे आप डिफरेंशिएट पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे आपके 3 टर्म है, v2 cos phi 2 आपका हट जाएगा, pi अपॉन i2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ? Minus pi by i2 square. माइनस pi अपॉन i2 स्क्वायर, ये होगा। Yes. Yes. ठीक है, प्लस i2 res का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल res, RES. इट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अब जो इक्वेशन आपकी आई है वो क्या हो गई आपकी, i2 स्क्वायर res इज इक्वल टू pi। ये इक्वेशन आपकी आ गई। दैट इज, इसका मतलब क्या है? Iron loss equals to copper loss. Very good. It means that is the value of copper losses is equal to iron losses. तो जब भी कभी आपका कॉपर लॉसेस की वैल्यू, आयरन लॉसेस की वैल्यू, ये दोनों आपकी कभी भी आपकी किसी भी न्यूमेरिकल में आपको गिवन है या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी आएगी वो आपकी मैक्सिमम आएगी। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, अब ये तो आ गई क्वेश्चन नंबर ए, और एक इक्वेशन नंबर आपकी बी आई है। अब मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी जो आपको वैल्यू आई है वो आपकी आई है यहाँ पे i2 स्क्वायर res एंड दिस इज इक्वल टू pi, ये आपकी आई है। इसका मतलब ये है कि अब मैं इस इक्वेशन की हेल्प से मैं अपने इस i2 करंट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है ना? Therefore the value of i2 is equal to under root of pi upon res। ठीक है ना? अगर कोई सेकेंडरी टर्म का करंट कभी निकालना हो किसी न्यूमेरिकल में तो ये भी निकाल सकते हैं अपन, इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? और मान लीजिए कि सिंपल अपन जान रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी कॉपर लॉस की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आयरन लॉस, ये है आपका। अब मान लीजिए कि मेरे को कोई एक्स फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना? अगर एक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है इट मीन्स दैट
कि अब मैं कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, जो कॉपर लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ पी सी यू इज इक्वल टू पी आई। इसका मतलब क्या है, मैं यहां से अपने फ्रैक्शन की वैल्यू में निकाल सकता हूं जब मेरे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन मेरे पास होगी। वैल्यू ऑफ द एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो ये वाले जो दो टर्म है जो अपन ने यहाँ पे इसको इक्वेट किया है, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई टू स्क्वायर आर ई एस इक्वल टू पी आई। उससे अपन ने एक तो करंट की वैल्यू निकाल ली, जो आई टू आपका आ गया अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन आर ई एस, और अगर उसमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो अपन ने यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू भी निकाल ली। दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी सी। समझ आया आप लोगों को कि अपन ने जो भी इसमें टर्म पढ़ा है इसमें अभी इसकी वैल्यू? क्लास चल रही है, 1 बजे आना, 1 बजे। क्लियर? आया नहीं? यस सर। ठीक है सर ये ईएस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, मैं उसी में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। देखिए अपन ने, मैं उसके लिए दूसरी एक पीडीएफ आपको ओपन करता हूँ उसके लिए। देखो अपन ने क्या किया था, तो ये तो आपका एफिशिएंसी का कंसेप्ट था कि कैसे अपन एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे अपन मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है ना? तो इसको मैं यहीं पे अभी पॉज करता हूँ। अब जो आपका ये था, तो ये पीडीएफ जो मैंने आपसे शेयर किया था, तो इसमें बेसिकली एक टर्म आएगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है ना? मैं उसी चीज पे आपको लेके जा रहा हूँ। ये मैं क्वेश्चन पर देख लिया, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, टेम्परेटिंग फेजर डायग्राम। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये है कि जब आपके आयरन लॉसेस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस, मैग्नेट लीकेज, ये दो भी वैल्यू है ये आपकी आएगी। मान लीजिए आपकी डायग्राम है, ठीक है ना? अब इसी की तरीके से इसका नो लोड से और ऑन लोड से अपन ने इसका ये वाला देखा था। अब जो आपका इसमें नेक्स्ट कंडीशन जो है, ये फेजर डायग्राम है, ये मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन को अब ये देखनी है इसमें कि जब भी अपन कोई भी इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर बनाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले दिस वन देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मैं मान लीजिए अपन ने ये एक फिगर इम्पिडेंस शिफ्टिंग ऑफ इम्पिडेंस इन अ ट्रांसफार्मर। देखिए ये जो टॉपिक है ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर में। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि आपने कोई सा भी मान ली एक फिगर लिया है, इस फिगर में आपका R1 है, X1 है, R2 है और X2 है। ठीक है ना? ये पीडीएफ आप लोगों के पास शेयर्ड है ऑलरेडी ड्राइव में भी, तो इसका डायग्राम बनाना हो तो बनाने तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो दिया हुआ है। के की वैल्यू अपन जानते हैं कि इसका है आपका N2/N1, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सेकेंडरी। अब मान लीजिए अपन को क्या करना है कि अपन को ट्रांसफर करने हैं। क्या ट्रांसफर करने हैं अपन को ट्रांसफर करने हैं पैरामीटर। पैरामीटर से मतलब ये है जो भी आपके प्राइमरी वाइंडिंग में पैरामीटर है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो पैरामीटर है वो कौन कौन से हैं बेटा, कोई बताएगा? ये दो पैरामीटर आपके प्राइमरी वाइंडिंग में है, R1 और X1। मेरा काम क्या है कि मैं इस R1 को और X1 को उठा के सेकेंडरी में ले जाना चाह रहा हूं। तो जब भी कभी मैं अपने रेजिस्टेंस को, रिएक्टेंस को या इम्पीडेंस को जब भी प्राइमरी से सेकेंडरी में रिफर्ड करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्राइमरी से सेकेंडरी में रिफर्ड करूंगा तो मैं मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर करूंगा। मतलब मान लो मैंने R1 को मैं सेकेंडरी वाइंडिंग में लेना चाह रहा हूं, मैं R1 को और X1 को, इन दोनों ही वैल्यूज को जब सेकेंडरी वाइंडिंग में ले जाऊंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा, तब जाके मेरी RES की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना? तो RES क्या होगा? RES इज द रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड। उसकी वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ RES इज इक्वल टू R2 प्लस R1 इंटू के स्क्वायर, या फिर R2 प्लस
के स्क्वायर R1। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ये वाली लाइन पढ़िए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इतनी लाइन पढ़ो, सभी लोग पढ़े इतनी लाइन। वही लाइन पढ़ो फिर मेरे को बताओ, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ जरा। समझ आया क्लास? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो या तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट सिंपल रहता है, जो आपका ये लिखा हुआ है R1 X1 R2 X2। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी करेंगे। मान लीजिए उसमें न्यूमेरिकल में सिंपल दे दिया हुआ है कि उसमें जो आपको रिफर्ड करना है या फिर जो भी आपको वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए आपको उसमें रेगुलेशन निकालना हो या फिर आपको उसमें एफिशिएंसी निकालना हो, तो रेगुलेशन को या एफिशिएंसी को निकालने के लिए फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने प्राइमरी साइड के टर्म्स को सेकेंडरी साइड में रिफर करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? और जब भी कभी अपन किसी भी एक, ये तो हो गया रेजिस्टेंस के लिए, सिमिलरली ये है आपका रिएक्टेंस के लिए, ये भी पढ़ लो एक बार। A reactance of X1 in the primary becomes K square times of X1 when transferred to secondary। मतलब जब अपन X1 की वैल्यू को और जो अपन R1 की वैल्यू को, इन दोनों को जब अपन रिफर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी K स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 और K स्क्वायर टाइम्स ऑफ X1। ठीक है ना? क्लियर? सिमिलरली जब अपन प्राइमरी में रिफर करेंगे तो उसमें जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है आपकी REP और XEP, और जो अपनी सेकेंडरी में रिफर करते हैं उसमें वैल्यू निकल के आती है आपकी RES और XES। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन ने वोल्टेज रेगुलेशन निकाला था, दिस वन RE, यहाँ पे R02 लिखो या फिर RES लिखो, ये बात एक ही है। इसका मतलब क्या है कि जब अपन वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं ट्रांसफार्मर का फुल लोड कंडीशन में, तो उसके लिए भी आपको अपने रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड में रिफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मान लो आप कोई बताएगा कि इस जगह R02 और X02 इन दोनों की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R02 और X02? R02 को अपन दूसरा क्या बोलते हैं, RES और R02 या फिर XES और X02। क्या इक्वेशन होगी बताओ जल्दी फटाफट मेरे को। व्हाट इज द K वैल्यू ऑफ square RES? into R01। R2 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सेकेंड रेजिस्टेंस है। R2 प्लस K स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 और X2 प्लस K स्क्वायर टाइम्स ऑफ X1। समझ आया आप लोगों को? अब ये जो अपन कंसेप्ट देख रहे हैं, यही कंसेप्ट अपन सिंपल यहाँ पे भी देखेंगे। जो आपका ये वाला जो है दिस वन, कौन सा, RES, ये ठीक है ना। तो RES की वैल्यू भी अपन ऐसे इंडिकेट करेंगे, द वैल्यू ऑफ RES इज इक्वल टू R2 प्लस K स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। इसका मतलब क्या है, व्हेन प्राइमरी रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड, प्राइमरी लिख लो या फिर सिंपल लिख लो, प्राइमरी साइड रिफर्ड टू सेकेंडरी साइड इन, कहां पे, इन इक्विवेलेंट सर्किट। समझ आया? मतलब इक्विवेलेंट सर्किट सिंपल आपका एक तो ये तो होता ही है आपका, जो मैंने बताया था आपको, दिस वन, ये तो आपका बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट है। अब एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है जब आपको सारे के सारे प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर करना पड़ता है, या फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट आपका हो जाता है जब आपको सेकेंडरी को प्राइमरी रिफर करना पड़ता है। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ पे इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में
ना बताते हुए वो वाला प्रेजेंटेशन में आप लोगों को काम बता रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा यार, सॉरी डिलीट हो गया। जो आप यहाँ पे अपन ने लिखा था वो आप लोग फिर से लिख लेना। तो जो RES की वैल्यू आएगी आपकी, द वैल्यू ऑफ RES R2 प्लस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। और यहाँ पे के की वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? बताओ जल्दी। The value of k is equal to n2 by n1, that is it is the value of transformation ratio। ठीक है ना, इसलिए अपन इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोल रहे हैं। ये आपका टर्न रेशियो नहीं है, टर्न रेशियो होता है आपका n1 by n2, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है आपका n2 by n1। मतलब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या रिफर्ट कर रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, समझ आया अब RES का कंसेप्ट क्लास? तो यही आपका लिखा हुआ है। तो ये अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे, यही है when transferring resistance और reactance from primary to secondary अपन मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर से, और when transferring resistance और reactance from secondary to primary अपन डिवाइड करेंगे k स्क्वायर से। ठीक है ना? तो ये तो रेफर टू प्राइमरी के लिए हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जो आपका R2 और X2 था सेकेंडरी वाइंडिंग में, मतलब यहाँ पे जो आपका लगाया हुआ था R2 X2, इसको मैंने यहाँ पे कहा शिफ्ट कर दिया, आई विल रिफर इट टू द प्राइमरी वाइंडिंग। जिससे क्या मिला मेरे को, यहाँ पे R1 आ गया, R2 डैश आ गया। R2 डैश की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे अपन ने सेकेंडरी से प्राइमरी रिफर किया, इसलिए डिवाइड बाय k स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू प्राइमरी, उसकी इक्वेशन में लिखी हुई है, मतलब R01 इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रिफर टू प्राइमरी। सिमिलरली इक्विवेलेंट आपका इंपेडेंस आ गया, आपकी प्राइमरी करंट आ गई। सिमिलरली अपन को मेजरली जो अपन को फोकस करना है वो रिफर टू सेकेंडरी में ही करना है, क्योंकि जो भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, चाहे वो रेगुलेशन का हो, चाहे वो लॉसेस का हो, चाहे वो आपका एफिशिएंसी का हो, तो वो आपका इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ क्या किया है आपका, R2 X2 तो गिवन है ही, R1 और X1 को मैंने सेकेंडरी में रिफर्ड किया हुआ है। देखो मैं रिफर्ड क्यों करते हैं, मैं इसका आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। अपन न्यूमेरिकल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी करने के लिए अपन रिफर्ड करते हैं। रिफर्ड करने के लिए आपको एक टर्म का यूज करना पड़ता है, जो अपन के को यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को n2 by n1, क्योंकि n1 और n2 ये दोनों आपकी गिवन रहते हैं। R1 डैश आपको मिल जाता है, R2 डैश आ जाता है, तो आपका R02 आ जाता है, या फिर R02 भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको, RES। ठीक है ना, मैं ये वाली क्वेश्चन आप लोगों को अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये वाली PDF फाइल आप लोगों की, ये वाली बेटा आपकी अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखनी है क्या, या आप लोग इससे देख लोगे PDF से? जल्दी बताओ मेरे को। देखो मेरी बात, सबसे पहली चीज तो यह है कि अपने पास अब सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है, मतलब फ्रॉम 15 मार्च टू 19 मार्च, मतलब 15, 16, 17 और 19, ये 4 दिन आपकी क्लास रहेगी। 19 को आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। लास्ट टाइम पे जब आपका 5 मार्च को क्लास हुई थी, तो उसमें सब लोग प्रेजेंट नहीं थे, तो इस बार सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग प्रेजेंट रहेंगे। और जो डाउट क्लास रहेगी वो आपकी उसी क्लास के कंटिन्यूशन में होगी। ठीक है ना। सिमिलरली नेक्स्ट वीक जो 22 वाला वीक है आपका, 22, 23, 24 और 26, ठीक है ना, 26 को होगी। और जितना सिलेबस 26 तक हो जाएगा। उसके बाद 27 को भी आपकी क्लास होगी, मतलब इस हफ्ते आपकी 4 क्लास, नेक्स्ट वीक आपकी 1 2 3 4 5 क्लास, मतलब ये 8 to 9 क्लासेस में आप लोगों का 4th और 5th यूनिट ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसकी क्वेश्चन आपको डिक्टेट लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये PDF में आपको मेंशन है। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर भी अभी 2 दिन और लेगा आपको, फिर मशीन भी आप लोगों का 2 दिन में आपका कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट वीक अपन लोग करेंगे, ये वाला हफ्ता आपका रहेगा आपका यूनिट 4th के लिए, जो आपका रिमेनिंग है, मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन वाला पोर्शन आपको बताया जाएगा और ट्रांसफार्मर के मेकर बताए जाएंगे। और नेक्स्ट वीक जो रहेगा आपका वो आपका यूनिट 5th का रहेगा, जो भी आपका उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है, मतलब आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों पोर्शन है। ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि आपका इक्विवेलेंट सर्किट आपका हो गया,
इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द वन, ये क्या है आपका, देखिए अब आपको समझिए, सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ लोडेड ट्रांसफार्मर। सबसे इक्विवेलेंट सर्किट क्या था आपका, ये आपका पैरामीटर लगा हुआ था R1 X1 R0 X0, ये वाली ब्रांच है, इसको आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको अपन किसी किसी बुक में इस जगह भी कनेक्ट किया हुआ है, दोनों जगह कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में अब क्या किया अपन ने, रिफर्ड कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इकोसेंस से आया है क्या, आप अंदर दे दीजिए जाके, अरे वो रखिए अंदर बैठे हुए हैं, दे दीजिए अंदर जाके बुक चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब जब अपन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया उस टाइम पे ये जो आपने ट्रांसफॉर्म बनाया हुआ है ना बेटा, यहाँ पे ये जो आपने नोटेशन वाइंडिंग बनाई हुई है, जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो वहां पे उस टाइम पे वो वाली ये वाली वाइंडिंग आपकी यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगी, आपको दिख रही होगी। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा है, ये इक्विवेलेंट सर्किट आपका है जब आपने रिफर्ड कर दिया, किसको किसको रिफर्ड किया है बताओ, जब आपने सेकेंडरी को रिफर्ड नहीं किया है यार, प्राइमरी को किया है। यहाँ पे ये आपका है जब आपने इसको, सॉरी हाँ, सेकेंडरी को इसमें रिफर किया हुआ है यहाँ पे प्राइमरी साइड। सिमिलरली इसके बाद भी आपका आएगा नेक्स्ट दिस वन, सॉरी वो सही बताया आपने, ये डायग्राम कब हो जाएगा, जब आप प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर करेंगे। तो आप लोग एक बार ये वाली पीडीएफ फाइल के वाले 22, 21, 22, 20, 24 ये वाले पेजेस देख लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कल की क्लास में आप लोग बताना, ठीक है ना। एक वाली इक्वेशन सिंपल है, इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो फेजर डायग्राम वाली कंडीशन हो गई आपकी, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज ड्रॉप भी निकलता है जिसको अपन वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। रेगुलेशन मैंने आपको बता दिया था, नो लोड से फुल लोड के लिए या नो लोड से सेकेंडरी वोल्टेज के लिए, और इसी की आपकी इक्वेशन, पॉजिटिव साइन इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, नेगेटिव साइन इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, है ना। लॉसेस आपके कोर लॉस और कॉपर लॉस। सिमिलरली देन आफ्टर दैट एफिशिएंसी जो अपन लोगों ने आज देखा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट और इनपुट है तो उसमें आपके लॉसेस आ जाएंगे, ये आपकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये आपको मैंने डेरिवेशन अभी बता दिया, ठीक है ना। ये वही है, एफिशिएंसी शुड मैक्सिमम बाय डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम, ये उसका आया I2 की वैल्यू और उसी के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू। अब एक और चीज आती है, एक और टर्म रहता है आपका ऑल डे एफिशिएंसी। तो ऑल डे एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कितना आपका आउटपुट किलोवाट आवर्स में आपको मिल रहा है 24 आवर्स में, और कितना इनपुट आपने दिया है 24 आवर्स में, उसको अपन एफिशिएंसी ऑल डे एफिशिएंसी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब जब पूरे टाइम, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के सामने जो डीपी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, उसमें कोई ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो आपका ऑल डे एफिशिएंसी, मतलब पूरे टाइम आपको एफिशिएंसी दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसके जो आपका ट्रांसफार्मर के टेस्ट हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास में जो आप लोगों जो लेबोरेटरी में आप लोगों ने ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट जो परफॉर्म किया था, एक बार उसको पढ़ के आना, ठीक है ना। इसमें भी आपका यही था, जो आपका प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिया हुआ था पहले से ही। इन दैट प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्म आप लोगों को पता है, रिफर टू प्राइमरी, ये भी उस तरीके से बताया, इस तरीके से आपका रिफर टू प्राइमरी सेकेंडरी हो जाता है। ये एफिशिएंसी, रेगुलेशन, और देन आफ्टर दैट इसमें आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो अब आप लोगों का इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस सिर्फ 2 ही टॉपिक बच रहे हैं इसमें आपका। एक बच रहा है आपका इसमें आपका टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना।
इसे आपका ट्रांसफर होगा इसका सिलेबस यही होगा। ये चलिए, तो जो आपका है इसमें आपका सिर्फ अभी आपका टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर आप लोग बता दूंगा। तो कल की क्लास में अपन लोग इसका टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। इन परसों से अपन स्टार्ट कर देंगे इसमें डीसी डीसी और एसी मशीन, ठीक है। और नेक्स्ट वीक का जो आपका टर्न रहेगा उसमें आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस इन सर्किट, उसमें आपका नंबर सिस्टम, ये वाला टर्न तो मैं आपको लो नेक्स्ट मंडे की क्लास रहेगी उसमें आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपसे शेयर हो जाएगी और प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी, क्लियर। तो आज की क्लास में किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछो, फिर अपन जो मिड सेमेस्टर का जो आपको डाउट है उसको क्लियर करते हैं। हाँ बेटा, डाउट है कोई अभी क्लास में? तो जो पीडीएफ फाइल है उसको आप लोग एक बार शेयर कर लेना। चलिए, अब जहां तक बात थी मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन की, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस थे वो गलत हो गए थे। तो आज मैं क्या करूंगा, अभी क्लास के बाद जो आपका चाहे जैसे एरिया ऑफ हिस्टैसिस लॉस जो था वो एनर्जी लॉस पर साइकिल, या फिर ट्रांसफार्मर इन रेटेड इन केवीए, जिसमें टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड इन वोल्ट एम्पियर, और ऐसी रिलेक्टेंस वाला क्वेश्चन और प्राइमरी वाइंडिंग वाला क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन थे। इन 4 के अलावा और कोई क्वेश्चन है क्या? सर एक वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन था, हाँ, उसमें स्टेप कुछ डाउन बच्चों को वाला। डाउट था। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चंस का ही मैं करेक्ट क्वेश्चन करके अभी रीग्रेड कर दूंगा। तो रीग्रेड करने से क्या होगा, आप लोगों का जो वो होगा अपना क्या कहते हैं मार्किंग, वो आपकी फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो अभी जो मार्किंग है उसको आप फाइनल मत समझना। जो आपके मार्किंग में अपलोड करके आप लोगों को भेजूंगा अभी सेकंड मिड सेम की, वो आप लोगों की फाइनल रहेगी, ठीक है ना। थैंक और यू सर। 2 स्टूडेंट्स हैं, रश्मि और मोहित, अभी प्रेजेंट हैं बेटा क्लास में, रश्मि एंड मोहित, ठीक है। और ये बताओ मिड सेमेस्टर फर्स्ट में एब्सेंट कौन था? इन दोनों का तो मुझे केस पता है। मिड सेमेस्टर फर्स्ट में कौन एब्सेंट था बता? कोई एब्सेंट था क्या आप लोगों में से? ऐसा बेटा आप लोग ये काम करना कि मिड सेमेस्टर फर्स्ट में जो एब्सेंट है उनको बता के आप लोग बता देना। तो मैं जो मिड सेमेस्टर फर्स्ट में एब्सेंट था और ये 2, इन सभी का मैं साथ में एक बार मिड सेम और ले लूंगा, ठीक है रश्मि। और सिलेबस आपका थर्ड और फोर्थ रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आउट हो गए हैं तो वो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, नए क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस। तो आप लोग उसको, क्योंकि आपका इशू जो था आपने मेरे को बता दिया था, और मोहित के भी कोई एक्सपायर हो गए थे रिलेटिव, उसने ही मेरे को बता दिया था। तो अनुष्का मेरे को बता देना मिड सेम 1 में कोई एब्सेंट था तो, क्योंकि एब्सेंट तो थे लेकिन मिड सेम 1 में, हाँ 1 और 2 दोनों में ही जो एब्सेंट है वो मेरे को बता देना। तो मिड सेम 1 का जो आप लेंगे वो मिड सेम 1 का पोर्शन रहेगा या मिड सेम 2 का पोर्शन रहेगा उनके टेस्ट का? मिड सेम 2 का रहेगा यूनिट। वैसे तो मिड सेम थर्ड मिड सेमेस्टर जो एग्जाम होता है वो आप एक्चुअली आपके एकेडमिक कैलेंडर में है नहीं, तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए होता है कि मोहित आप नहीं, दूसरा मोहित है, मोहित लंकार है शायद, मोहित त्रिपाठी आप नहीं हो, ठीक है। तो मिड सेमेस्टर मेनली उनके लिए होता है कि जो अपना किसी वैलिड रीजन से या मेडिकल रीजन से या किसी रिलेटिव की वजह से प्रॉब्लम की वजह से मिड सेम नहीं दे पाते, उनके लिए मिड सेमेस्टर 3 कंडक्ट होता है, ठीक है ना। बिकॉज आपका इसमें एवरेज होता है हमेशा, ठीक है। और एज पर द एकेडमिक कैलेंडर, राखी आप पूछो एंड सेम कम होगा तो आप लोगों का जो टीचिंग एंड है वो 27 मार्च तक है आपका टीचिंग एंड। एकेडमिक कैलेंडर आप लोगों ने देखा ही होगा सब लोगों ने। और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे वो 31 मार्च से 4 अप्रैल तक होंगे। और एंड सेमेस्टर अभी आप लोगों का ऑनलाइन ही होगा, जो आपका 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक होगा, ठीक है, क्लियर। तो वो जो डॉक्यूमेंट आया था तो उसमें
एक्चुअली में एमसीक्यू लिखे हुए थे तो एमसीक्यू का मतलब ये है कि जो BEE का फाइनल एंड एग्जाम होगा वो आपका MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ठीक है ना? 20 एमसीक्यू ही होंगे या ज्यादा? नहीं 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 नहीं, उसमें 70 रहेंगे बेटा, 3 आवर्स का टाइम रहेगा, उसकी भी गाइडलाइन आ जाएगी। 60 रहेंगे उसमें, 1 मार्क फॉर ईज MCQ, और उसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का। वो गाइडलाइन आएगी, एक्चुअली मेरे पास अभी वो गाइडलाइन है नहीं, जैसी मेरे पास वो आएगी मैं सर्कुलेट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? टाइम टेबल भी आप लोगों का बहुत ही जल्द डिस्प्ले हो जाएगा वेबसाइट पे, टाइम टेबल भी आप लोगों का बन चुका है। सर जो पेन पेपर वाला है वो कैसे होगा? देखो, पेन पेपर का मतलब ये है कि जब आप लोगों का मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको MCQ दिया होता, ठीक है ना? अब MCQ का मतलब ये है कि आप लोगों को वहाँ क्वेश्चंस थे और वही आपने क्या कर दिए, वही क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर दिए, वही आपने वहां कर दिया। अब पेन एंड पेपर मोड का मतलब ये होता है कि इट इज लाइक जस्ट लाइक ओपन बुक। मतलब मैंने यहाँ से आप लोगों को, जैसे मान लो मैंने आपको असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए देता हूँ, मैंने मान लो को सिंपली जैसे आज का असाइनमेंट है कि मैंने आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए दिया। अब आपका काम क्या है, या तो आप समझ के या फिर बुक से आप फेजर डायग्राम बनाओ, और जैसे आप असाइनमेंट अपलोड करते हो वैसे ही उस टाइम पे आप लोगों को 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे आप लोगों को सॉल्व करने का मिलेगा उसमें, और 1 घंटा मिलेगा आप लोगों को अपलोड करने के लिए। तो वो मूडल पे ही आप लोगों को, जैसे आप असाइनमेंट अपलोड करते हैं ना, वैसे ये गूगल फॉर्म आता है, उससे आपका मूडल लिंक आती है, और उस रिस्पेक्टिव फैकल्टी की ID पे वो आपका अपलोड हो जाता है, ठीक है? ये होता है आपका पेन एंड पेपर मोड। हाँ पूछो अंशिता, क्या कह रहे हैं? पूछो। सर लैब का क्या होगा हमारा? नहीं, लेबोरेटरी जो है, अभी ये जो आपका डॉक्यूमेंट आपको आया था, दिस इज ओनली फॉर द एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस। लैब जैसे आपकी चलती है वैसी होगी, बस उसमें आपका एक इंटरनल वाइवा और एक्सटर्नल वाइवा दोनों कंडक्ट होंगे आपके। मतलब 2020 का है तो 20 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल वाइवा रहेगा, 20 का आपका इंटरनल, ठीक है? सर प्रैक्टिकल कब से होंगे कुछ? प्रैक्टिकल बेटा एकेडमिक कैलेंडर में दिया हुआ है ना, 31 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स भी बेटा आप थोड़ा सा ये 10-12 दिन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ो और करो प्रैक्टिकल फाइल से, आप क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना? 20 डेज का ही टाइम है आप लोगों के पास सभी चीजों के लिए, तो अब थोड़ा सा लग जाओ इसमें आप पढ़ने। हाँ, वो आप लोगों का जो IMS पोर्टल है, IMS पोर्टल में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, वो आपको उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा। सारे नोटिसेस आपके वेबसाइट पे आएंगे, आप लोग बस रेगुलरली वेबसाइट देखते रहा करो, ठीक है ना? चलिए, तो आज की क्लास यही एंड होती है। किसी का, हाँ राखी पूछ रही है MCQ। हाँ बेटा राखी, MCQ जैसा अपना मूडल हुआ था क्विज वैसे ही होगा, बस इसका आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, वो भी आपका क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, और टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों को आधे घंटे में 20 क्वेश्चन करने थे, अब आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। अब वो कितना टाइम ड्यूरेशन होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता, वो जो उसकी गाइडलाइन आएगी वो तब पता लगेगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? चलिए, गुड डे।